पेप्सिको का एक प्लांट हुआ करता था, वहाँ मैं नर्सरी लेने चला गया। वो बुकिंग लेते थे, मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने जब उनसे बात करी तो कहते हैं अभी हम तो बुकिंग के बगैर आपको नर्सरी नहीं देते। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, 200-250 किलोमीटर आया हूँ आपके पास, तो मुझे एक बार अंदर विज़िट करने दीजिए। तो उन्होंने कहा ये अंदर तो बंदा ही कोई अलाउड नहीं है। तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ लगा इस बात का, मुझे मेरे दिल में एक बात आ गई कि इनके पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करना है और इनसे बेटर सिस्टम खड़ा करना है। कुछ 20 साल पहले की बात है कि हरवीर सिंह तूर जी जो है जब यंग हुआ करते थे तो उस समय वो पंजाब के एक पेप्सिको के फार्म में गए। वहाँ पे देखना चाहते थे कि काम कैसे होता है, उनको खेती की ललक थी। लेकिन उस समय जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने उसको फार्म में घुसने नहीं दिया, उन्होंने देखने नहीं दिया। वहाँ से वो वापस आए, अपने खेत में काम शुरू किया और आज जो हरवीर सिंह का जो फार्म है वो इस तरह के डेवलप हो चुका है कि पूरे भारत के तो किसान, वैज्ञानिक, अधिकारी तो आते हैं। कई देशों के, जर्मनी, इटली समेत कई देशों के वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, वो यहाँ शोध करते हैं। वो आपको बुलाते हैं कि आप उनके यहाँ आइए, उनको अपनी टेक्नोलॉजी बताइए, उनको अपनी पद्धति बताइए। और वो इस समय पंजाब, हरियाणा बल्कि इस रीजन के सबसे बड़े नर्सरी के सप्लायर बन चुके हैं। वो वेजिटेबल नर्सरी का काम करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और उनका जो फार्म है वो अपने आप में प्रयोगशाला है। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पोर्टली में। और अच्छा लगा आपने जो बताया, उससे मिल करके मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने दो चीज़ और बोल दूं। उन्होंने नर्सरी की विधा दुनिया में एक ऐसा काम किया है जो बहुत सारे लोगों के लिए, जो जिस बता रहा जो पीएचडी करने आते हैं उनके लिए, कि अगर उन्होंने अपने प्लांट पे एक बार नर्सरी लगा दी और अगले अगर 2-3 महीने तक उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी पानी की दिक्कत हो गई, तो उनके प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो देते ही नहीं है। लेकिन बाकी लोग भी कहते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर आपका फिर से एक बार स्वागत है और अपनी कहानी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं अपने इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप मेरे पास आए, तो आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो सर मैं वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं शाहबाद मारकंडा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरे विलेज का नाम डाडू है, मेरे गांव का नाम डाडू है। तो मैं आज से 20 साल पहले इस प्रोफेशन में आया, नर्सरी वाले। तो सबसे पहले ऐसा था भी मुझे ये शौक़ ऐसे लगा, मैं पेप्सिको का एक प्लांट हुआ करता था जलंधर से टांडा रोड के ऊपर। तो वहाँ मैं नर्सरी लेने चला गया। वो बुकिंग लेते थे, मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये पहले बुकिंग लेते हैं। मैं भी खेती में नया नया आया था। तो मैंने जब उनसे बात करी तो कहते हैं अभी हम तो बुकिंग के बगैर आपको नर्सरी नहीं देते, किसी को भी नहीं देते हम। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, 200-250 किलोमीटर आया हूँ आपके पास, तो मुझे एक बार अंदर विज़िट करने दीजिए। तो उन्होंने कहा ये अंदर तो बंदा ही कोई अलाउड नहीं है। तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ लगा इस बात का, मुझे मेरे दिल में एक बात आ गई कि इनके पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करना है और इनसे बेटर सिस्टम खड़ा करना है। तो वहाँ से आकर फिर मैंने नर्सरी का काम शुरू किया। बड़े एक छोटे से लेवल से 2 कनाल से शुरू किया था। तो ये सफ़र बढ़ता बढ़ता अब 16-17 एकड़ पर आ गया है। तो यहाँ से मुझे शौक़ लगा। फिर ऐसा था भी वहाँ से फिर सिफ़ारिश लगा के खैर नर्सरी मैं ले आया। वहाँ से अगले दिन दोबारा गया जी, किसी की सिफ़ारिश लगाई, नर्सरी दे दी, उन्होंने मुझे नर्सरी दे दी। नर्सरी को जब हम उसका प्रोड्यूस हम दिल्ली मंडी में लेकर गए तो उसे उसका हमें वो भाव नहीं मिला जो हम चाहते थे, या दूसरी वैरायटियों का जो रेट था वो हमें उसका भाव उतना नहीं मिला। तो दिल में ये बात आई कि अपनी नर्सरी एक डेवलप की जाए और वो वैरायटियाँ पकड़ी जाएँ जिसकी दिल्ली मार्केट में सबसे ज़्यादा मांग हो और भी किसानों को साथ लेकर चला जाए। तो फिर हमने इसकी स्क्रीनिंग शुरू करी, वैरायटियाँ ढूँढनी शुरू करी। तो आज हम वो वैरायटियाँ हमने पकड़ रखी हैं जो दिल्ली मंडी में सबसे ज़्यादा जिनकी मांग है और नाम से बिकती हैं। तो थोड़ा-सा यही दिल में आया भी किसान जो मार खा रहा है इसका टाइम बचाया जाए। पहले आर-एन-डी हम अपने खेत में कर लेते हैं, जो किसान ने जो मेहनत करनी होती है वो हम अपनी आर-एन-डी में ही 1 साल पहले कर लेते हैं। तो जो भी हमारी यहाँ से वैरायटी जो नई रिलीज़ होती है वो मंडी में सबसे ज़्यादा मांग में रहती है। तो इसी के ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। सर एक बार ये बताइए कि कौन-कौन से किस्में आपके पास रहती हैं खासकर सब्जियों में, और फिर उनका जो बनाने का तरीका जो आपने हमें अभी समझाया था वो भी थोड़ा बताइएगा हमें। तो सर जी ऐसा है, मेरे पास जो जितने भी सीजनली वैरायटीज़ होती हैं वेजिटेबल की, तो वो मेरे पास रहती हैं। उसके बाद एक्सोटिक वेजिटेबल में भी हम काम कर रहे हैं, वो भी मेरे पास रहती हैं। वो प्रो ट्रे में रहती हैं। मेरे पास आधे एकड़ का वो पोली हाउस लगा हुआ है, हम उसमें तैयार करते हैं। तो जितनी भी सीजनली जो भी जिसका भी सीज़न आ जाता है जिस वैरायटी का भी, तो वो हर साल सारा साल हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। कुछ सैम्पलिंग का मतलब अगर हम संख्या या उसमें पूछें कि कितना करोड़ या कितने लाख में जाता होगा वो? सर जी मेरे पास एक साल में मैं 10 करोड़ के आसपास पौधे प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो 16 एकड़ मेरे पास हैं। ये इसमें रिपीट भी हम करते रहते हैं। जैसे अब प्याज है मेरे पास 4 एकड़ रहेगा,
इसकी सेल होने के बाद 4 एकड़ में दोबारा मेरे पास टमाटर की नर्सरी आ जाएगी इसी में, प्लस 2-3 एकड़ अलहदा तो रहेगी। कैप्सिकम कैप्सिकम और चिल्ली के मेरे पास 7 से 8 एकड़ आ जाएंगे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम रहता है जी मेरे पास। साथियों इधर से दिखें तो एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये आपका उधर वहाँ पे फार्म है और यह जितना पूरा आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है वो उसमें सब में काम हो रहा है। ये कुछ जो आपके फार्म कहीं बुआई चल रही है, कहीं होने वाली है। आप ये देखेंगे कि ये कुछ काला काला सा आपको नज़र आ रहा है, ये हरबीर जी की खोज है। कैसे बुआई करते हैं वो तरीका भी आपको समझाएंगे, थोड़ा सा आप इधर देख लें। इधर एक बुआई एक पार्ट में हो चुकी है, दूसरे में होने वाली है, तीसरे की तैयारी चल रही है। तो एक लगातार प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है। उस सर आप थोड़ा सा मुझे ये जो आपने तरीका अपनाया था उसके बारे में मुझे बताएं। सर ऐसा था, ये एक मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मेरे दिल में ये बात थी कि नर्सरी हमेशा उस खेत में होनी चाहिए जहाँ जो बड़ा एक नरम सा खेत हो। हाँ। तो इसको नरम कैसे किया जाए, सबसे पहले तो चैलेंज मेरा ये था भी। तो इस सबसे पहले भी ये इस खेत को नरम कैसे किया जाए। तो जो हमारी मिट्टी थी, हम पहले बेड बनाने के बाद हमने उसके ऊपर एक अपना मीडियम बनाया, जिसकी हमने ये 2 से 2.5 इंच की एक लेयर दी है। इसमें सीड लग चुका है, अभी पानी इसमें आना है, स्प्रिंकलर फिट होने हैं अभी इसमें। तो इसकी एक हम 2 से 2.5 इंच लेयर देने के बाद इसके ऊपर एक लाइनिंग निकालते हैं। एक मीटर और ये 1 मीटर चौड़ा है और 60 मीटर लंबा है ये। तो इसमें बिजाई इसमें हो चुकी है। इसमें पहले ये मीडियम लगाने के बाद 2 से 2.5 इंच इसके ऊपर एक फिर लाइन निकालते हैं। लाइन निकालने के बाद एक एक सीड डलता है इसके ऊपर, इसी मीडियम से इसको बंद कर देते हैं। और सीड यहाँ पे पहुँचने से पहले आपका जो पीछे जो मतलब प्रिक्योर्ड जो एरिया है वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है। आप बता रहे हैं कि अगर 80% से जर्मिनेशन है तो उसको इस नीचे जर्मिनेशन है तो सीड वापस कर देते हैं कंपनियों को, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो। 90, 93, 94% तक आपको जर्मिनेशन चाहिए, उसके बाद यहाँ पा रहे हैं। और आपने अभी मुझे ये भी बताया है कि पिछले 16 सालों में करीब ऐसे हुए हैं जहाँ पे कोई भी पौधा आपका रोगग्रस्त नहीं बचा। बिल्कुल, हमारा ये खुला चैलेंज रहेगा। हमारे 16 एकड़ में अगर कोई जिस दिन एक भी सिंगल प्लांट कोई नर्सरी बीमारी वाला दिखा गया, हम नर्सरी की लाइन छोड़ देंगे। यहाँ तक चैलेंज है। सिंगल प्लांट 10 करोड़ पौधे में कोई सिंगल प्लांट भी जिस दिन दिखा गया, यहाँ तक चैलेंज है अपना। और वो जड़ वाला भी बता रहे थे, उसका भी थोड़ा ऐसा है। इस मीडियम के हमें पहले इतने बेनिफिट नहीं पता थे भी क्या रहेंगे। जैसे जैसे हमने टाइम गुजारा इसमें, हमें इसकी खासियत समझ लगती रही, हमें ये इसके गुण पता लगते रहे भी इसमें क्या क्या चीज़ हमें बेनिफिट आ रहा है। सबसे पहले तो जैसे मान लो इतना ये अगर इतनी लेयर होने के कारण रूट इसमें जितना पौधा मेरा ऊपर आ जाएगा उसमें 1.5 गुना नीचे मेरी रूट आ जाएगी। तो ये इसी मीडिया करके है। दूसरा इसके बाद ये रहेगा, जैसे मान लो हम इसको लोग तो पॉलीथीन से कवर करते हैं, जैसे आगे ठंड आएगी हम कोरे के लिए इसके ऊपर एक कपड़ा यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं PPNW, पॉली प्लास्टर नॉन वूवन क्रॉप कवर। आसान शब्दों में क्रॉप कवर जो होता है, क्रॉप कवर जो होता है, उसमें ऐसा है हवा क्रॉस हो जाती है, पानी बहुत छनके जाता है उसमें। UV स्टेबलाइज्ड है वो, अल्ट्रावायलेट रेज रोकता है वो। तो उसमें ऐसा है भी हार्डनिंग सारी उसी में हो जाती है। पॉलीथीन के जो नीचे नर्सरी आएगी वो लंबाई ज़्यादा ले जाती है और तने में जान नहीं रहती, लगाने के बाद ऐसे पौधा गिरता है। हमारा इतना भी अगर पौधा होगा तो साथ में सेकेंडरी जो उसके शाखाएँ हैं वो निकल आएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, हम भी सीख गए कि ऐसे जब मीडियम में जब फसलें उगाई जाती हैं, जब नर्सरी तैयार की जाती है, तो क्या है कि जब आप जड़ों को उठाते हैं तो बहुत ही आसानी से आती है, कोई जड़ टूटती नहीं, उसके आपको अलग फ़ायदे मिलते हैं। ये जो कोकोपीट या दूसरे जो माध्यम लोग अपनाते हैं मीडियम जिसके बारे में जिसमें बीज रखा जाता है, अगर दूसरा कोई तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। और आपने ये आपका इंटरवेंशन है, आपका ये खोज रही है जिसने सस्ता कर दिया है। और सब कुछ सलीके से एक इंच का जो है वो मेजरमेंट है, उसी तरीके से किया गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसमें तो ऐसा है, जैसे मान लो मेरी 8 किले की लंबाई है, 8 किले की लंबाई में मेरा जितने भी बेड 8 किले की लंबाई के ऊपर मैं ये बता दूंगा भी एक रो में मेरे कितने प्लांट लगे हुए हैं, कितने लाख प्लांट खड़े हैं। आप चाहे इसको स्क्वायर मीटर में माप लेना, स्क्वायर फुट में माप लेना, सिर्फ 200-250 प्लांट ऊपर नीचे हो सकते हैं। प्रकृति है उसका अपना तो अलग ही है। सर कितने लोगों को रोजगार दे रखा आपने, कितने हज़ार किसानों तक, मतलब अलग अलग राज्यों के आपका उत्पाद पहुंचता है ये जो? सर मेरे पास इस टाइम 125 बंदे की लेबर चल रही है। अरे वाह। तो ये 6-7 महीने रहती है मेरे पास। तो ऐसा है भी मेरे कई स्टेट्स में नर्सरी जाती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, MP, यहाँ तक। और मैं इटली भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ये हमारी ये वैरायटी चेंज हो गई, यहाँ से हमारा ये अब निशानी लग गई है, ये यहाँ से मेरी वैरायटी चेंज हो गई है, यहाँ तक मेरा सीड लग चुका है। ये वो मशीन है जिससे आप लाइनिंग बनाते हैं? ये लाइनर है, अभी लेबर आ गई है, अभी निकालेंगे। तो जैसे ये पड़ा हुआ है, ये हमारा मीडियम पड़ा हुआ है। ये देखो ऊपर से ये ड्राई है, नीचे से ये गिला निकल रहा है।
यही इसी इसमें बारे में बात कर रहे हैं कि ये नमी को रोकता है रोकता है। और ओस को जो है ना जब सर्दियों में आता है, जब नमी टेम्परेचर वातावरण में होता है तो वो उसको ये रूट को नमी चाहिए, रूट को नमी चाहिए, ये नीचे से नमी रखता है, ऊपर से सूखा चाहिए, ऊपर से ये सूखा हुआ है। यही इसका मेथड है। यही 2-3 महीने अगर किसी कारणवश नर्सरी रुक भी जाए तो हमें इसी करके ही पानी की ज़रूरत नहीं रहती। एक बात और बताता हूँ हाँ जी सर, आपको, बिल्कुल। जैसे आगे धुंधे चल पड़ेंगी, अगर फॉग मिस्ट आएगी जी। मिस्ट आएगी जैसे, तो उसके बाद ऐसा होगा भी अगर 2-3 घंटे की दिन में भी अगर सनलाइट मिल गई, ब्लैक जो है, ब्लैक चीज़ हमेशा सन को ऑब्जर्व करती है। करता है, हाँ। तो ये सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो भी यहीं से मेरी पूरी हो रही है। जब मैंने शुरू किया था, मुझे इसके इतने बेनिफिट उस टाइम नहीं मुझे पता थे भी ये हो सकते हैं। हमारी रिसर्च होती रही इसके ऊपर, साइंटिस्टों ने भी दिमाग लगाया इसके ऊपर, तो अब हमें इतने बेनिफिट मिल रहे हैं कि सारी नर्सरी जितनी भी 16 एकड़ में होगी मेरी, सारी इसी चीज़ में जर्मिनेट होती है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी से समझाऊँ, जो मैंने समझा कि ये मिट्टी के बेड बनाए गए जो 1 मीटर चौड़े हैं, उसके ऊपर 2 इंची जो है ये लेयर डाली गई, जिसमें कि धान की भूसी के जो है राख है, उसके बाद जो स्लरी निकलती है गोबर गैस से वो है, और रेत नदी वाली, उन तीनों का एक मिश्रण है, रेशियो है, वो क्रॉप के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से रखा जाता है, उसको बिछाया जाता है। जो वो यंत्र है उससे अभी चला के कुछ आगे हैं लेबर्स, वो दिखाएंगे, वो उसमें लाइन बनाई जाती है, एक एक बीज बोया जाता है, उसका फिर उसको उसी लेयर से इसको ढक दिया जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार यहाँ पे चलती रहती है। बहुत ही सलीके से बुआई होती है। देखा जैसे मैंने बताया था, सब कुछ मेजर में है, सब कुछ नपा हुआ है, सब कुछ तय है कि कहाँ पे क्या होना है। फिर उन पे पानी दिया जाता है उनमें। आप जिक्र कर रहे थे कि पानी जो देते हैं फव्वारे से, वो कैसे देते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म है? ऐसा है जी, पहले दिन इसमें हमारा चल रहा है 2 घंटे पानी। तो हमारे जैसे ट्यूबवेल के पास साथ एक वेंचरी लगी हुई है, उसमें 1 मीटर लगा हुआ है। मीटर के अकॉर्डिंग ही हम पानी चलाते हैं। तो पहले दिन चलेगा ये 2 घंटे, दूसरे दिन चलेगा 3 घंटे, इसका पानी पूरा हो जाएगा। अब इसका पानी पूरा होने के बाद इसको पॉलीथीन से एक बार हम एयर टाइट करेंगे, ताकि 8-9 दिन में जब ये नर्सरी बाहर जर्मिनेट होगी, इसका मॉइस्चर ना टूटे। सिर्फ पॉलीथीन का काम 4-5-7 दिन का है। जैसे ही जर्मिनेट करेगी, पॉलीथीन नीचे उतार के ऊपर लोटर न लगा देंगे हम इसका। ओके। तो इसके बाद गर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको इसमें पॉलीथीन लगाते हैं ताकि एयर टाइट हो। उसमें पॉलीथीन लगाने के और भी बेनिफिट हैं। जैसे मान लो ऊपर से ठंड पड़ेगी रात को, जी जी जी, उसमें अंदर तुबके बन जाते हैं, मॉइस्चर के भाप के जो तुबके बनते हैं, वो जो मेरा मीडियम है वो चूस जाता है इसको। तो नमी का भी काम पूरा हो जाएगा। नमी का पानी, उसका बेनिफिट ये रहेगा पॉलीथीन देने से, जितना भी इसका मान लो मैडम थोड़ा बहुत अगर मान लो मॉइस्चर धूप की वजह से सूखता भी है, रात को ठंड पड़ेगी, अंदर इसका वो पसीना सा जो पॉलीथीन के नीचे जो मेंटेन होगा, वो मेरा जो ये मीडियम है वो चूस जाता है, ऑब्जर्व कर लेगा, और ये मेरा जर्मिनेशन के तक मुझे पानी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पहले दिन 2 घंटे, दूसरे दिन 3 घंटे। अच्छा, पॉलीथीन का कोई माइक्रोन भी सेट है कि इतने माइक्रोन की पॉलीथीन? नहीं, ये कुछ नहीं है। पॉलीथीन बस एयर टाइट होनी चाहिए। एयर टाइट होनी चाहिए, ताकि सिर्फ हमने हवा रोकनी है। एक तो हवा नहीं पड़ेगी, उससे ये मॉइस्चर बना रहेगा। दूसरा, ये रात को जो ओस से बने जो नमी बनेगी, वो मेरा ये इसको चूसता रहेगा, इससे मेरा काम चल जाएगा। तो हर करीब 3 से 4 मीटर पे यहाँ पे फव्वारा लगा 4 मीटर बाय 4 मीटर पर है, जिधर से मर्जी देख लो, लाइन पूरी आपको नजर आएगी। 4 बाई 4 आप देखोगे तो मेरे एक रो है, सिमेट्री है, 4 बाई 4 पे ये लगे हुए हैं। तो ये स्लरी दुनिया की बेहतरीन खाद, जिसका इस्तेमाल आप नर्सरी के में मिक्सर बनाने के लिए करते हैं, जो उसका बेस बनता है वो। तो स्लरी आती रहती है, यहाँ बहती रहती है, इधर आपने कर रखा है, सूख जाती है, फिर वो सूख जाती है। सूखने के बाद आप इसको रोटावेटर से क्रश कर लेते हैं, किसी तरह से आप क्रश कर लेते हैं। क्रश करके वो झरना रखा हुआ है, उससे छान लेते हैं। तो छानने के बाद फिर हम वो आगे मिक्सचर तो मेरा बन ही रहा है। तो जैसे ये सूखी हुई उधर पड़ी हुई है, जैसे जैसे सूखती रहेगी, वो आगे वाली है सूखी हुई, वो उधर का। हाँ, वो तो छानते आते हैं तो उसका जो डीली खत्म हो जाते हैं और वो थोड़ा भुरभुरापन उसमें आ जाता है। फिर इसको ये देखिए इसमें लगा, जैसे ये सूखी हुई है अब, तो इसको हम उधर ले जाएंगे। तो ये रोटावेटर से क्रश करके, जैसे ये ऊपर काफ़ी सूखी हुई है, तो उसे झरने से छान लेंगे इसको। तो इसको ही हम यूज़ करते हैं। हाँ, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया उसमें, आप रोटावेटर काम कर देता होगा। हाँ, उससे फिर वो झरना रखा हुआ है, उससे छान लेते हैं हम। तो तीनों चीज़ें हमारी बड़ी फाइन आ जाती हैं। जिस मिक्सर की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देख पाएंगे। ये धान की भूसी, जली हुई भूसी है, और वहाँ पे जो स्लरी है या गोबर गैस का निकला जो मटेरियल है, वो उसका इस्तेमाल किया है। और बाकी जो रेत बालू तो आप जानते हैं, उनका मिक्सर यहाँ पे किया जाता है। अभी खेत में जा रहा है, देखिए ट्राली भी एकदम हाईटेक है आपकी। तो तो ये सब भरे जा रहे हैं इसमें। और
तो अब ये खेत में जाएगा, खेत में जाने के बाद वैसे ही लगेगा, ये 2 इंच की जो लेयर लगेगी। तो आगे इसके बाद जैसे ट्राली लोड हो जाएगी तो नया मिक्सचर बनाना शुरू कर देंगे। ये कुछ नया एहसास कराऊंगा। आइए। हाँ, यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी है। ये मेरा एक जर्मिनेशन चैम्बर है, इसको हम यूज़ करेंगे 15 नवंबर के बाद, जब ठंड पूरी बढ़ जाएगी। ये नेचुरल, अब आप देख रहे होंगे कि 45+ टेम्परेचर है इसमें। सारी सर्दियों में ऐसा रहेगा, जब 4-5 डिग्री टेम्परेचर होएगा उस दिन भी आ जाना, आपको यही टेम्परेचर मिलेगा। इसमें हमने बाहर क्या, से अंदर आए हैं, यहाँ पे उमस हो रही है, मतलब मेरे अंदर नहीं जैसे लग रहा है कि कहीं कोई भट्टी जैसे काम करती है उसके आसपास से गुजरते, भट्टी में तो नहीं, भट्टी के आसपास से गुजरते हैं, कुछ कुछ वैसा माहौल है यहाँ पे। वो इसमें ट्रे रखी जाती है। इसमें ऐसा है, हमने ये जैसे ये मल्च वाला पेपर है, मल्च वाली शीट यूज़ की है। मल्च वाली हमने ये थ्योरी इसमें काम करती है। इसका जो एक तरफ से वो सिल्वर होती है, एक तरफ से ब्लैक होती है। ब्लैक पार्ट हमने सनलाइट की तरफ रखा हुआ है, सिल्वर हमने अंदर रखा हुआ है। ब्लैक पार्ट जो है वो इसको ऑब्जर्व करेगा, सनलाइट को, और जो अंदर से ये रिफ्लेक्ट करेगा सिल्वर पार्ट इसका। तो इसी थ्योरी के ऊपर हमने काम किया। हमारा जो करेला था कई 40-45 दिन ले जाता था जर्मिनेट होने में, तो अब 5 से 6 दिन ही हमने पकड़ने दिए इतनी गर्मी में। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, जिस दिन 4-5 डिग्री होगा उस दिन भी आके देख लेना 40+ मिलेगा आपको। तो सर ये फटेगा नहीं, मतलब जैसे आप ये हम हर साल रिपेयर करते हैं जी। अभी रिपेयर इसकी, ये टेबल टूबल ऊपर चढ़ के रिपेयर हो रही है इसकी। अच्छा, रिपेयरिंग अभी रिपेयर हो, ये फट जाता है, एक सीजन ही निकालता है। 2 बार लगा सर, 2 लेयर लगी हुई है क्या इसमें? इसमें एक ऊपर तो जो पॉलीथीन की शीट लगी हुई है, वो मोटी वाली। हमने इतना गैप दिया है। जैसे ये यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मेरा ये चीज़ है, इतना गैप दे रखा है। इसमें एक तो जो गैप रह गया ये वैक्यूम का काम करता है। तो इस अब गर्मी तो आप महसूस कर ही रहे हैं, तो हम इसको फिर एयर टाइट रखते हैं। बहुत ही उम्दा चीज़ है, ये है जर्मिनेशन चैम्बर, जिसको आप जहाँ पे हीटर ब्लोअर लगाए जाते हैं वहाँ पे हरवीर सिंह जी, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयोग से बना रखा है, और बेहद ही कम पैसे में। तो यहाँ पे 2 और ये सिर्फ 15,000 में बना जी। 40 बाई 40 है इसका एरिया, जो 40 बाई 40 है। ये मेरे 13 फुट बाई 40 के 3 चैम्बर हैं। 13 फुट बाई 40 फुट के, मतलब 39 बाई 40 है ये। तो ये 15,000 में हमने आप खुद ही बना लिया है ये। तो थोड़े से एंगल का इस्तेमाल किया है। जो बाहर की जो सीट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मल्च है वाली सीट, मल्च पेपर है जो किया गया है। इसके ऊपर पॉलिथीन जो मोटी वाली आती है, जो बारिश के आपने उनका इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों के बीच में गैप है। आपने सुना होगा कि जब कहीं बीच में कहीं गैप होता है तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, यानी गर्मी को वो अंदर बाहर नहीं होता है। तो ये जो और काला जो सीट होती है, जो सिर्फ उसकी क्या कहते हैं, मल्च सीट की, वो ऊपर रहती है, और दूसरी जो है वो नीचे रहती, सिल्वर नीचे रहती है। तो वो गर्मी को अब्जॉर्ब करती रहती है, अंदर लाती रहती है। अभी आप देखो, मैं पसीना आने लगा हल्का सा, देखो अगर आप महसूस करें तो मुझे पसीना, ये देखिए आप, ये मुझे पसीना आ गया है। वो इस तरह से चैम्बर के यहाँ पे जर्मिनेशन, यानी कि जो नर्सरी के पौधे, अगर आप तरबूज, लौकी, कद्दू, तुरई, यहाँ सिर्फ 2-3 दिन का काम है। 2-3 दिन हम यहाँ रखेंगे, जैसे ही पौधा जर्मिनेट करेगा तो बड़े में ले जाएंगे, तैयार वहीं होगा। लेकिन यहाँ जर्मिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मैं बताता हूँ, 2-3 स्पेल चलते हैं। जैसे हम अंदर रखेंगे, ये 2-3 एक दिन का स्पेल यहाँ रहेगा, पौधा मेरा जर्मिनेट कर गया, बड़े में चला गया, तैयार वहाँ होगा। सेल करने से पहले हम उसको बाहर बेडों के ऊपर निकालेंगे, वही कपड़ा देके हार्डनिंग करेंगे उसकी। हार्डनिंग, प्लांट में हार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो नर्सरी ग्रोवर है वो हार्डनिंग करके पौधे प्लांट नहीं बेचता। हम सारा प्रोसेस यहीं कर लेते हैं। हम जैसे हमें कोई ऑर्डर आता है, जैसे हमें पता होता है ये डिलीवरी हमने इस टाइम देनी है, 10,000 पौधे जाने हैं, तो हम 1 वीक उसको पहले बाहर क्लाइमेट में निकाल के उससे वही अपना PPNW जो कपड़ा है वो लगा देते हैं, उसमें हार्डनिंग आ जाती है। इससे ये बेनिफिट ये होता है कि किसान का खेत में जाने के बाद मरता नहीं। हाँ, वरना एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ और वो अगर हार्डनिंग नहीं देंगे तो मरेगा। मरेगा। तो हमारे ये 3 स्पेलों में ये प्लांट अंदर से ये बाहर निकलता है। इनके खेत में सफल है ही, बाहर कहीं भी सफल होता है। तो इस मेथड का इन्हों कोई जो नहीं अपना पेटेंट नहीं चाहते हैं जितना ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो, दुनिया को फ़ायदा हो, पानी बचे और लोगों की आमदनी बढ़े। और ऐसे में अगर कहीं गांव, किसी खेत, किसी खलिहान में कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है जिसमें उनको तो फ़ायदा दिख ही रहा है, कई सालों से दिख रहा है, लोग PhD कर रहे हैं, और अगर कोई विदेश का इस तरह से आके उन पे खोज करना चाहता है तो फिर हमारे सबके लिए वो गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।